स्वागत है शोधावली के इस दोपहर में, जहाँ पर हम दुष्यंत कुमार जी और हबीब तनवीर जी की बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं। सर जी आपको बताएंगे आगे की बात को। ये हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है, हम सिर्फ हबीब तनवीर, दुष्यंत कुमार और राही मासूम रज़ा, इन तीनों को याद करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। क्योंकि ये मोबाइल के ज़माने में हमारी याददाश्त बहुत कमज़ोर हो चुकी है, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं और ये हमारा भूलना सियासत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो उनकी ओर से ये कोशिश की जाती है कि वो भूलें। दुष्यंत कुमार का एक शेर है, तेरा निजाम है सिंधे ज़ुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। उसी में खुदा सही न सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। तो दुष्यंत कुमार की मृत्यु तो इमरजेंसी के पहले हो चुकी थी, बावजूद उसके अगर आप पढ़ें तो ऐसा लगेगा कि वो जितनी भी इमरजेंसियाँ होती हैं पूरी कायनात में, उन सब के खिलाफ वो लिख रहे हैं। तो शायर की वो ताकत होती है। तो लगातार हमारे सामने कुछ ऐसे विदूषक खड़े किए जाते हैं जिनकी आभा में हम उनको भूल जाते हैं, जो हमारे सही मायने में हीरो होते हैं। जैसे हबीब तनवीर की बात करें तो मेरे ख्याल से वो इकलौते ऐसे शख्स थे जिन्होंने लोक नाट्य पर ही पूरी ज़िंदगी बिताई, और वो भी उनकी अपनी ज़बान में छत्तीसगढ़ी में वो काम किया करते थे। कुछ फिल्मों में भी उन्होंने छोटे मोटे रोल किए, क्योंकि नाटक से तो पेट भरता नहीं, न तब भरता था न अब भरता है। तो ऐसे में पैसों के लिए, और वो पूरी टीम उनकी हुआ करती थी। उनके जाने के बाद उनका जो नया थिएटर है, न्यू थिएटर नाम का एक सिनेमा स्टूडियो हुआ करता था बंगाल में, किसी ज़माने में वो ख़त्म हो गया। एक नया थिएटर हबीब तनवीर जी का है। तो ये तो बहुत बड़ी शख्सियतें थी। एक बार पृथ्वी थिएटर ने उन पर एक पूरा का पूरा जो उनका पृथ्वी उत्सव होता है हबीब तनवीर पर ही किया था, और सौभाग्य से उनके सारे नाटक एक साथ देखने का अवसर हमें मिला। तीसरे जो सज्जन हैं राही मासूम रज़ा, ये वो मंजर है जिसमें 3 शख्सियतें आज 1 सितंबर 4 इनका भी जन्मदिन आज है भाग्यश्री नाटक में। तो इनके साथ साथ हम उन तीनों को याद करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सियासत में ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत होती है, तो बहुत मुश्किल है ऐसे में ज़िंदा रह पाना, और ज़िंदा रहने के लिए सोचना ज़रूरी है। सोचते हैं तो बोलना ज़रूरी है, और बोलते हैं तो राष्ट्रद्रोह में आप जेल में जाते हैं, चाहे आपकी उम्र जो भी हो। तो ये खतरे उठाने, हमारे यहाँ कवि थे मुक्तिबोध, वो भी ऐसे ही मुश्किल दौर में थे। उनकी एक बहुत खूबसूरत कविता है भूल गलती। भूल गलती आज बैठी है तख्त पर दिल के, और उसमें आलिम व फाजिल सिपह सालार सब खामोश, और उसमें कैद करके लाया जाता है ईमान। तो वो बहुत, तो उन्होंने कहा था मुक्तिबोध ने कि अभिव्यक्ति के खतरे उठाने पड़ेंगे और तोड़ने पड़ेंगे वे गढ़ और मठ। तो गढ़ और मठ न तोड़ पाए पर अभिव्यक्ति के खतरे तो उठाने ही पड़ेंगे। बिना खतरे के आदमी सिविलाइज्ड नहीं होता। सभ्यता की बुनियादी शर्त है कि आपको खतरे उठाने पड़ेंगे। जैसे बाबा आमटे को जब कहा गया कि कुष्ठ रोग का टीका बन गया है, पर जानवरों पर इस्तेमाल हो चुका है, इंसानों पर करना बाकी है, और उसका साइड इफ़ेक्ट हमें पता नहीं है। तो बाबा आमटे ने कहा कि मेरी बॉडी पर इस्तेमाल कर लीजिए, जिसका खतरा ये हो कि पूरी ज़िंदगी वो सो नहीं पाए, मतलब लेटना दुश्वार था उनके लिए, वो बैठे रहते या अधलेटे ही पूरी ज़िंदगी बीती होगी। पर वो खतरे उन्होंने उठाए तो कुष्ठ रोग का टीका बना। ऐसे ही एडवर्ड जेनर ने खतरे उठाए तो रेबीज़ का टीका बना। तो खतरे किसी न किसी को तो उठाने पड़ेंगे। तो ये जो शुरुआत आज हम कर रहे हैं उसकी वजह है, उसकी ज़रूरत यही है। और आगे मेरे ख्याल से हर महीने ये शोधावली मैगज़ीन और आइडिया जो थिएटर ग्रुप है, तो दोनों मिलकर मुंबई में अलग अलग जगहों पर इस तरह के प्रोग्राम्स करेंगे। फिर जो हमारे रूढ़िवादी और कर्मकांड होते हैं उस पर उनका बहुत ज़बरदस्त तंज एक नाटक है
हबीब तनवीर का। और जो जिसके लिए वो सबसे ज़्यादा जाने जाते वो तो चरणदास चौधरी, जिस पर शाह बेनेगल ने फिल्म भी बनाई। गोपी शुक्ला में जो मुस्लिम कैरेक्टर है उसके घर पे शुद्ध हिंदी बोली जाती है, जो हिंदू कैरेक्टर है उसके घर फारसी बोली जाती है, और ज़रा सा तलफ़ुज़ इधर से उधर हुआ कि मार खानी पड़ती है। तो वो इस तरह के दो परिवार वैसे होते थे हिंदुस्तान में, इस तरह के परिवार। बाद में चलकर ज़बानी जो है वो मज़हब के साथ जुड़ी कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है, हिंदी हिंदुओं की भाषा है। और ये वही दौर था जबकि ये सारे ज़बानें बांटी जा रही थी, और ये बांटने का सिलसिला खाली उर्दू और हिंदी को ही लेकर होता था। अंग्रेज़ी ईसाइयों की भाषा कभी किसी ने नहीं कहा, वो तो देववाणी है, वो तो सबके लिए पवित्र है, और उसके बिना तो आपका काम नहीं चल सकता। और उसमें दोनों का कसूर रहा, मुसलमानों का भी रहा और हिंदुओं का भी रहा। मज़े की बात है कि उर्दू का जो पहला ज्ञानपीठ अवार्ड मिलता है वो एक हिंदू को मिलता है, फिराक गोरखपुरी। और गालिब का जो सबसे बड़ा आलोचक था वो कालिदास गुप्ता रिजा हुआ करते थे। और जो उर्दू साहित्य का पहला इतिहास लिखा वो राम बाबू सक्सेना ने लिखा, 2 वॉल्यूम। उसके बाद फिराक गोरखपुरी ने छोटी सी किताब लिखी उर्दू साहित्य के इतिहास पर। उर्दू और फारसी ये पढ़े लिखे लोगों की अनिवार्य जबान हुआ करती है, उसके बगैर आपको नौकरी नहीं मिल सकती। अंग्रेजों से पहले उर्दू सरकारी कामकाज में उपयोग होती है। कहानियों में कभी भी स्कूल शब्द इस्तेमाल नहीं किया, हाँ, मदरसा इस्तेमाल किया। और उन्होंने कहा कि मैं मदरसे के से फारिग हूँ। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कभी भी टीचर नहीं कहा, मुदर्रिस कहा। उन्होंने कभी भी टीचिंग को तदरीस कहा। मतलब उनके जो लैंग्वेज, उन्होंने कहा कि उनकी कहानी है जुर्माना, उसमें वो कहते हैं कि मुदर्रिसीन की मेज़ों पर सिक्के खलक रहे थे। तो मुदर्रिसीन की मेज़ भी हमारे जो बच्चे हैं मुझसे कहते हैं कि सर बहुत डिफिकल्ट पढ़ेगी। तो बोले, तो मैं कहता हूँ कि डिफिकल्ट तो तुमको लग रहा है ना, उस ज़माने में कॉमन लफ्ज़ थे, सब लोग जानते हैं। प्रेमचंद की कहानियों में जो एक डायलॉग है कि हरकारा दरवाजे पे खड़ा बकबक झकझक कर रहा है। वही उसकी रात है ना। अब हरकारा दरवाजे पे खड़ा बकबक झकझक कर रहा है, 3 रुपये निकाल। तो अब इसको अब बच्चा कहता है इसको आसान करो, आज का एक्ट कहता है आसान करो, इसको आसान क्या करें। मुंशी जी की एक कहानी है खूचड़ में है कि साहब वो कहता है कि तुमने ये हलवा कैसा बनाया, तुम्हें कचाइयाँ आ रही। कचाइयाँ आ रही थी, क्या मतलब है? तो कच्चेपन के लिए उर्दू में लफ्ज़ है कचाइयाँ। हम नॉर्मली कहते हैं ये हलवा कच्चा है, चावल कच्चा है, दाल कच्ची है, लेकिन उसके लिए लफ्ज़ है कचाइयाँ। अगर मुंशी जी की आप कहानी पढ़ रहे हैं तो भाई मैं भी समझता हूँ कि राइटर वही लिखता है जो उस दौर की भाषा हो। प्रेमचंद की दौर की भाषा ही थी, लिखा। कहीं आप ये नहीं कह सकते हैं कि अगर आज वो आपको डिफिकल्ट हो रहा है, और अगर आप प्रेमचंद की या किसी भी राइटर की भाषा से वो आसान कर देंगे तो भाषा कहाँ रहेगी, फिर प्रेमचंद कहाँ रहे, तो आज की कहानी बन गई। प्रेमचंद की भाषा तो आसान है, नहीं, अभी जो इस तरह के लफ्ज़ हैं, अगर इन लफ्ज़ों को आप आसान कर देंगे तो ये फिर तो प्रेमचंद की तो आपकी बन गई कहानी ना। मुझे स्टार प्लस पे मुझसे कहा गया कि आप प्रेमचंद की 300 कहानियों को वो करें, शूट करें। रेडी? एक शर्त क्या आप वो 300 कहानियों को मॉडर्न तरीके से शूट करें? नहीं पॉसिबल नहीं बना। मुझे प्रेमचंद को मॉडर्न तरीके से पेश नहीं करना। अगर प्रेमचंद की कहानी में इस अक्वाफीना की बोतल से आदमी पानी पिएगा तो प्रेमचंद कहानी का सकता लगेगा। मैंने एक बहुत बड़े ग्रुप का ड्रामा देखा था, बड़े भाई साहब, नाम नहीं हुआ, बहुत मशहूर से डायरेक्टर थे। उनकी कहानी में एक्टर जो है वो छोटा भाई, बड़े भाई बोलते हैं छोटे भाई को कि मैं तेरे को मेट्रो स्टेशन बताऊँ। प्रेमचंद की कहानी कर रहे हैं, मेट्रो स्टेशन कहाँ से आएगा?
मैं मेरे प्ले में चीज अलाउ नहीं करता, कोई चीज नहीं बनेगा, कोई प्लास्टिक की चेयर नहीं होगी, लोहे मेरे को लकड़ी की चेयर चाहिए, लकड़ी का टेबल चाहिए मुझे, भी ये बॉटल नहीं चाहिए मुझे जो है वो मिट्टी के बर्तन में पानी चाहिए। मेरे बच्चे जो है हम मिट्टी के बर्तन में खा रहे थे बच्चों हमारे स्कूल के, तो आप कैसे चेंज कर सकते हैं? आप तो एटमोसफेयर चेंज कर रहे हैं, आप पूरा माहौल चेंज कर रहे हैं, तो ड्रामा तो फिर आपका हो गया, वो पेंटिंग करेंगे। और अगर हमको कोई डायलॉग चेंज करना होता है ड्रामे को और खूबसूरत बनाने के लिए, तो हम प्रेमचंद की भाषा में चेंज करते हैं। हम अपना कोई भी अपनी काबिलियत नहीं पूछते। ये बहुत दिक्कत है हमारे साथ कि हमने अगर किसी की कहानी को किसी और भाषा में अडेप्ट किया है तो हमने उस कहानी में अपनी काबिलियत डाली है। प्रेमचंद ने कभी इतने मोटे मोटे अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं किया है। जो कहानियाँ उर्दू से हिंदी में भी है मोटे मोटे अल्फाज, तो हिंदी से उर्दू में मोटे मोटे अल्फाज है, क्यों भाई? तो आम फहम जबान में तो हमारे साथ ये बड़ी दिक्कत हुई है। और ये दोनों जबान में, जैसे आपने कहा, दोनों जबानों में तो बढ़िया ये जो आपने चालू किया शोभावरी का, ये बहुत ही अहम है ये चीज़, बिकॉज लोगों को जानना ज़रूरी है कि हमें तंदूर जैसे दुष्यंत जी जो क्या सालगिरह है या यूनिवर्सिटी है, हम जैसे आपने कहा कि हम लोग भूलते जा रहे हैं, और जो हम लोग अपना इतिहास भूलते हैं, अपनी आइकॉन्स भूलते हैं, तो उसका जो नतीजा है वो सबके सामने आ रहा है। और इसमें एक डॉक्टर भी हूँ, तो इस प्रकार के जो हम लोग चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं या संवाद उसको बोलते हैं, डायलॉग्स हैं, तो ये डायलॉग का एक मेडिकल बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अगर ऐसे चर्चाएं या ऐसे चीज़ों में हम शरीक होते रहे, प्लेस देखें, पेंटिंग्स देखें, साहित्य को पढ़े, तो हमारी सेहत पर इसका इतना अच्छा होता है, अच्छा असर है सर से लेकर पैर तक। हार्मोन सीक्रेट होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, और हमारे सबके ब्रेन में 4-5 एक ब्रेन वेव्स होते हैं। हम लोग ट्रैफिक में हैं, बहुत जोर से नॉइज़ है, तो हमारा बीटा वेव एक्टिवेट हो जाता है, अटेंशन ये सब करते हैं। अभी हम लोग बैठे शांति से सुन रहे हैं, तो हमारा ब्रेन इमीडिएटली अल्फा स्टेट में चला जाता है, और जैसे वो अल्फा वेव्स में चला जाता है, स्टेट में चला जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ सब नॉर्मल। This has got a huge, not only cultural and literary value, but it has got a huge medicinal value. And so this kind of interaction, and अभी आपने इतनी अच्छी बातें बताई कि मुझे तो मालूम नहीं है, मैं मराठी में, मेरा इंग्लिश से इंग्लिश में है, तो हिंदी से वैसे मैं कोशिश बहुत करता हूँ कि रविशंकर बंद की जो दोजखनामा है या कनेश्वर की दूसरी जो महिला आंचल, या तो आपने अभी बताया कि आप आधा का क्वेश्चन आधा का मराठी में ट्रांसलेट हुआ, तो हमको मालूम ही नहीं था अभी कैसे हुआ, तो यहाँ से 2-4 बातें मिलेगी तो जाके हम लोग ढूंढ लेंगे। जैसे पुरुषोत्तम अग्रवाल जी को राज्यसभा टीवी पर बहुत अच्छा किताबों के ऊपर उनका एक प्रोग्राम चलता था, और उसमें से काफ़ी कुछ, और बहुत देयर आर पीपल हु वांट्स टू नो, जो अपने करियर से भी जुड़े हैं, लेकिन करियर के साथ उनको साहित्य या बाकी चीज़ों में भी रुझान है। तो इस प्रकार का फोरम निर्माण हो रहा, खास करके हिंदी डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी से या किसी भी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट से, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं तो मेरी तरफ से जो भी छोटी मोटी हम लोग इसमें है, तो शरीक होते ही रहूँगा। और मैं यहाँ था यूनिवर्सिटी में एज ए सीनेट मेंबर 2000 से 2005 में ग्रेजुएट कॉन्फ्रेंसिस। सो आई नो हाउ द यूनिवर्सिटी ऑपरेट, बट यूनिवर्सिटी कलिना कैंपस जब आप हम यहाँ बैठे हैं, ऐसा ही है कि इतना बढ़िया कैंपस है, लोग बैठे, टीचर्स आए, स्टूडेंट जमा हो, बाहर वाले भी आ जाए। जैसे आपने कहा कि हम लोग सुनते थे, लोग बातें करते थे, बड़े बुजुर्ग, तो हम लोग पीछे बैठ के सुनते थे क्या कर रहे बातें। तो वो आज टेक्नोलॉजी के दौर में इतना नहीं है, बट उसको फिर से इनका री इन्वेंट, और ये री इन्वेंट का मेरे ख्याल से आपने जो चालू किया आप तीनों का और सभी कार्यक्रम आए हैं, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, एंड वी कंटिन्यू टू डू दिस। थैंक यू। तो अभी हमने 3-4 दिन पहले फिलहाल गोरखपुरी साहब की बर्थ एनिवर्सरी, तो हमने एक क्वेश्चन किया था, हमने ऐसे सोचा कि पता नहीं पब्लिक आती ही नहीं। फिलहाल गोरखपुरी को
लोग फिराक गुरुकुल कौन लोग याद करो हमने किया। इत्तेफाक था कि 100 लोग आ गए और लोगों ने फिराक साहब को सुना, फिराक साहब की शेरों उनकी गज़लों को, उनके बारे में मतलब बहुत अच्छा लगा। और उसके एक हफ्ता पहले हमने किया था एनिया पर करतुल हैदर पर, और वो हमने औरतों के लिए किया था और उसमें कम से कम 100 औरतें आ गई। तो मुझे लगता है कि कहीं इस तरह के फंक्शंस नहीं हो रहे हैं, अगर होंगे तो लोग जरूर आएंगे। एक कोशिश तो करनी चाहिए। हम ये सोच के बैठ जाए कि नहीं पता नहीं पब्लिक आती। ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ कि 2 फंक्शन हमने किए हैं और दोनों फंक्शन बहुत कामयाब हैं। और हमको नहीं चाहिए 1000-2000 आदमी, 50-100 लोग ही चाहिए। वो 50-100 ही हम हमारी बात को आगे तक पहुँचाएंगे। तो आज की ये जो मीटिंग है, जो हम लोग मिले हैं, इसके ज़रिए आप सब भी जितना हो सके इसको प्रमोट करें और महीने में एक बार इस तरह की अदब की महफिल मुझे लगता है चलनी चाहिए। और जिस फिराक गोरखपुरी का नाम लिया तो गांधी जी आए थे गोरखपुर में मेरे ख्याल से 22 में, और जो उन्होंने भाषण दिया था वो भाषण सुन के 2 लोगों ने रिजाइन किया नौकरी से, फिराक गोरखपुरी ने और प्रेमचंद तो बच्चों को लेकर जाते दोनों ने रिजाइन कर दिया था कि हमें अंग्रेजों की नौकरी नहीं करनी। असहयोग आंदोलन चल रहा था। सहयोग और वही चौरी चौरा कांड 4 करने की जरूरत 8 करने को प्रेमचंद आए थे, वही गाजी में आके मैदान में उनका ही ना फिराक गोरखपुर का यूट्यूब पर एक बहुत बढ़िया वीडियो है, ऐसे ही महफिल में बैठे हैं और वो लैंग्वेज कैसी डेवलप होती है, लैंग्वेज कैसी बनती है उसके ऊपर उन्होंने बताया। आने वाली बहुत मैं सोचा कि हम लोग जाके देखें और मुझे लैंग्वेज मुझे देखे वो कैसे रस होता है, करेंगे। मैंने कभी फिराक को देखा, बहुत बढ़िया बताया है क्या बात फिराक गोरखपुरी का। और ब्लैक एंड व्हाइट है लेकिन हमारे इतना यहाँ अच्छा है सिगरेट ना, सिगरेट पीते हैं। टीचर वो अंग्रेजी के थे, अंग्रेजी के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। दोनों भाई दोनों बात इलाहाबाद। और ऐसे ज़बान में थोड़े से उजट भी थे, बहुत गंदी गालियाँ बकते थे विद्यार्थियों को, दोस्तों को। बीवी के साथ तो बहुत दुर्व्यवहार किया उन्होंने। उनका असली नाम रघुपति है। वो कहते थे कि हिंदुस्तान में 28 लोगों को अंग्रेजी आती है, एक मुझे, एक राधा कृष्ण को, आधा नहीं। ये उनकी प्रचलित स्टेटमेंट है कि और किसी को अंग्रेजी नहीं आती। ICS में सेलेक्ट हो गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कांग्रेस के भी वो महासचिव बने थे। आनंद भवन में उनका नेहरू से बड़ा अच्छा आना जाना था और नेहरू क्योंकि इलाहाबाद में नहीं थे तो कांग्रेस से बड़ा जुड़े हुए थे। मैं अभी एक देख रहा था डॉक्यूमेंट्री, उसमें एक इतिहास के प्रोफेसर है, नेहरू भाषण दे रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, और वो कहते हैं नेहरू जो रिपोर्ट करते हैं वो गलत, तो खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं ये सही है। तो फिराक बोलते बैठ जाओ, तुम इतिहास पढ़ते हो, ये इतिहास बनाते दोनों में भी नेहरू इतिहास बनाने वाले हैं। मतलब बड़ी गहरी दोस्ती थी। जब मरे तब नेहरू का ताल्लुक बहुत सारे साहित्यकारों से था, लेकिन ये आनंद भवन से भी कांग्रेस से, और वो बराबरी के लेवल पर था। वो प्राइम मिनिस्टर थे तो ये भी साहित्यकार था, तो उन्होंने कभी उसको छोटा नहीं समझा। और हम आज यहाँ जमा हैं, असल में ये हमेशा मैं सोचता रहा हूँ बहुत बरसों से। मैं अपने बचपन को याद करता हूँ, मुझे याद आता है कि हमारे बचपन में इस तरह की छोटी छोटी नशस्तें बहुत हुआ करती थी। 15-20 लोग जमा जाते थे, कभी शेर व शायरी होती थी, कभी कहानियाँ पढ़ी जाती थी, और हम बच्चे थे, हम छोटे बच्चे कहीं बैठ के सुनते रहते थे। और ये बहुत लंबे अर्स तक चलता रहा, नहीं पहुँचा। मुझे याद पड़ता है कि हम छोटे थे, जब मैं 7th में था तो हम जो है वो छोटी छोटी कहानियाँ लिखते थे और जाके अखबारों के दफ्तर के बाहर खड़े रहते थे और रिक्वेस्ट करते थे, जैसे एक छोटी सी कहानी है, एक छोटी सी 4 लाइन है, एक लिखी है, छाप देंगे। तो उनसे हम रिक्वेस्ट करते थे। तो कहीं उन अखबारों में जो इवनिंग पेपर्स होते थे उसमें कहीं कहीं हमारी वो चीज़ें छप जाती। जब छप जाती लोग दिखाते कुछ छुपाए, मतलब जो हमारा थॉट था, जो उस उम्र का थॉट था, उस उम्र के थॉट में वो अच्छा लगता था। फिर जब मैं पिछले 6 महीने से बहुत ज़्यादा स्कूल्स में काम कर रहा हूँ, तो मैंने देखा कि बच्चों में ये शौक जब नहीं रहा लिखने का। जैसे मैं हमेशा मिस करता हूँ कि क्यों नहीं लोग राइटर्स क्यों नहीं हैं हमारे पास, हमारे समाज में लोग लिखते क्यों नहीं।
प्रेमचंद गांव में बैठकर, लमही गांव में बैठकर भरू कलम और रोशनाई में डुबोकर लिखते थे। 56 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ। 315 कहानियाँ लिखी, 18-20 नॉवल लिखे, 15-20 ड्रामे लिखे, 4000 के करीब आर्टिकल्स लिखे, 8 से 10,000 लेटर्स लिखे, सब किया 14 साल से 56 साल की उम्र के बीच। कैसे किया? कैसे किया? तो पता यह चला कि वो उनका एक पागलपन था, एक डेडिकेशन था जो उनसे काम कर रहा है। तो क्या हम में वो पागलपन खत्म हो गया? क्या हम लोग डेडिकेशन नहीं रहा? क्या हमारी सोसाइटी से वो चला गया? क्या हमारे बच्चों से चला गया? जब हमने अपने बचपन में देखा, जब हमने प्रेमचंद को पढ़ा, टैगोर मल्टीपल टैलेंटेड आदमी थे, बहुत सारे काम करते थे, शायरी भी कर रहे हैं, म्यूजिक भी कर रहे हैं और ड्रामे भी लिख रहे हैं, पेंटिंग भी बना रहे हैं, दुनिया जहाँ के काम कर रहे हैं। तो क्या टैगोर जैसे शख्स अब पैदा नहीं होते या नहीं बंद हो गए? क्या प्रेमचंद नहीं आ पाएंगे दुनिया में? क्यों नहीं हो रहा है? तो कहीं मुझे लगता है कि हमारे बचपन से जो हमने हमको तालीम मिली थी वो हम अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे। आज अगर पांडे जी बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, तो इन्होंने अपने बचपन से देखा है, मैंने भी देखा है, तो हम वो कर रहे हैं। आज अब नहीं हो रहा है। हम एक सिलसिला चला रहे हैं भिवंडी शहर में कि हमने अवार्ड रखा है 5,000 रुपये, 3,000 रुपये और 2,000 रुपये उस टीचर राइटर को जो अपना ड्रामा लिखे। बेस्ट ड्रामे को 5,000, सेकेंड बेस्ट को 3,000 और थर्ड को 2,000 हम देंगे टीचर को। टीचर लिखना शुरू करें। अब अगर टीचर बरादरी लिखना शुरू करती है तो देखा था कि 1, 2, 3, 4, 5 हम एजुकेशन कॉम्पिटिशन कर रहे हैं टीचर्स से। हम एजुकेशन कॉम्पिटिशन कर रहे हैं हेडमास्टर से। हेडमास्टर से बुलाया आप एजुकेशन कॉम्पिटिशन, शुरुआत तो ऊपर से कीजिएगा ताकि बच्चों तक बात पहुंचे। तो मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि ऐसा कुछ किया जाए, एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए जो लगातार लिटरेचर पे, साहित्य पे, आर्ट्स पे, कल्चर पे, शेर व शायरी कुछ ना कुछ करता रहे। कभी यहाँ कर रहे हैं, कभी कुर्ला कर रहे हैं, कभी जम्मू कर रहे हैं, कभी खाना कर रहे हैं, कभी कल्याण कर रहे हैं, कभी बॉम्बे साउथ कर रहे हैं, लेकिन हो रहा है। तो एक जब मूवमेंट बनेगी तो आप देखेंगे 3-4 साल के बाद ये स्टैब्लिश होगा। हमारे सोसाइटी से खत्म हुआ है पिछले 20 साल, 20 साल लगे निकलने के लिए सोसाइटी से। और अब इस दौर में जो मोबाइल का दौर है 4-5 साल लगेंगे आपको पहुंचने के लिए। तो ये 4-5 साल हम सबको अगर मेहनत करनी पड़े अपने तौर पर। आप सबके पास मोबाइल है, आप सब 15-20 ग्रुप में हैं, आप सबके पास सोशल मीडिया है, आप सब व्हाट्सएप पे हैं, आप सब इंस्टाग्राम पे हैं, आप सब ट्विटर पे हैं। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? एक कोशिश तो की जा सकती है और इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होने वाला। इसमें आपको थोड़ा सा वक्त चाहिए, वक्त चाहिए। और वो वक्त हम इसलिए मांग रहे हैं कि हम आप पर अपना अधिकार समझते हैं, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं आर्ट और लिटरेचर से, आप जुड़े हुए हैं, इसलिए उस अधिकार के तहत हम चाहते हैं कि आपका वक्त। आज बहुत अहम शख्सियतें जिनको आज पूरे हिंदुस्तान में कोई प्रोग्राम नहीं है, डॉक्टर आई कोई प्रोग्राम नहीं है, दुष्यंत और कोई प्रोग्राम नहीं, मतलब ये कि तीनों शख्सियतें अभी तनवीर वगैरह मिला के कोई प्रोग्राम नहीं है। तो क्या हमारी सोसाइटी ख़त्म हो गई है, मर गई है? हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम याद करें उन लोगों को जिन्होंने बहुत कुछ दिया है हम लोगों को। तो सोचा कि एक शुरुआत की जाए और उसके तहत हम सब यहाँ जमा हुए। मैंने एक फ़ोन किया नानी जी को, इनमें फ़ौरन कहा कि मैंने कहा कि हमारे पास भी जगह है, कहा कि हमारी जगह पे आ जाइए, हम यहाँ पे आ गए। तो मुझे अच्छा लगा कि आज कभी सही लेकिन आज 10-12 लोग यहाँ बैठे तो हैं। एटलीस्ट ये 12 लोग तो समझते हैं कि इसकी अहमियत क्या है। 12,000, 12 लाख, 1200 नहीं है, लेकिन 12 लोग समझ रहे हैं कि इसकी अहमियत क्या है। ये हमारे मकसद को जान गए कि हमारा मकसद। तो इसीलिए हम आज यहाँ जमा कुछ बातें हैं जो मैं हबीब तनवीर साहब के बारे में और दुष्यंत जी के बारे में कहना चाहता हूँ। हबीब तनवीर और दुष्यंत ये दो बहुत बड़े महान कलाकार हैं। सर ने भाई साहब भी थे,
उनकी तारीख एक ही आज, और डॉक्टर साहब की तारीख भी आज की है, साल अलग अलग है। हबीब साहब का जन्म जयपुर में होता है और 1 तारीख 1 सितंबर और सन है 1923। दुष्यंत कुमार 1 तारीख को पैदा होते हैं, सन है 1935 और पैदाइश है बिजनौर। ये इत्तेफाक किसे कहिए आप कि दोनों ने अपनी आखिरी सांस एक ही शहर में ली, उस शहर का भोपाल। 30 दिसंबर को दुष्यंत का देहांत हुआ 1975 और 8 जून 2009 में हबीब साहब ने दुनिया फानी को अलविदा कहा और मंच अंधकार में डूब गए। दुष्यंत कुमार हिंदी के कवि एवं गजलकार थे। दुष्यंत कुमार के अगर आप देखें तो गजल की जो एक विधा है तो जो उर्दू से आई है, और दुष्यंत कुमार ने इसको बहुत, अगर उसको पनपाया है हिंदी में तो दुष्यंत गजलकार थे। भारत के महान गजलकारों में उनका नाम सबसे ऊपर और बहुत इज्जत से लिया जाता है। हिंदी गजलकार के रूप में जो लोकप्रियता दुष्यंत कुमार को मिली है वो दशकों में शायद ही किसी और को मिली। वो एक काल्पनिक कवि थे और ऐसे कवि समय काल में परिवर्तन होने के बाद भी प्रासंगिक रहे। उन्होंने न सिर्फ शायरी पे काम किया, उन्होंने 2 अहम नाटक लिखे। एक एकांकी लिखी, उसका नाम था मन के कोने, और एक नाटक पूरा लिखा फुल्लन और मसीहा में। तो उनका ताल्लुक भी थिएटर से रहा। डॉक्टर राही मानसूर रजा का ताल्लुक भी थिएटर से रहा, हबीब तनवीर का ताल्लुक भी थिएटर से रहा, और भाग्यश्री मीडिया का ताल्लुक भी थिएटर से। हबीब तनवीर साहब ने फिल्मों के लिए लिखा, नाटकों में तो आप जानते हैं। हबीब साहब ने शायरी 1955 में इंग्लैंड गए और रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक्स में उन्होंने दाखिला लिया, और एक वर्ल्ड ड्रामा फेस्टिवल हुआ, उसमें 1982 में वो अपना टूर यहाँ से निकल गए। छत्तीसगढ़ की नाचा शैली में उनको बहुत ही दस्तक हासिल की, और जैसे हमारे यहाँ लावनी है, वहाँ पर यात्रा है, तो वहाँ पर एक नाचा शैली है जिसमें आपने बहुत काम किया। और हबीब साहब का बड़ा अच्छा कमाल क्या था कि हबीब साहब एक्टर्स को ट्रेन नहीं करते थे, वो एक्टर क्रिएट करते। मैं एक बार ये बॉम्बे आए थे तो मैं थिएटर में गया था, तो मैंने देखा बाहर कुछ लोग धोती कुर्ता पहने हुए हैं, गमछा डाले को पीने पीना है, कौन है समझ गया मुझे कौन है? तो पता चला कि हबीब साहब के आर्टिस्ट हैं, उनको पता नहीं है। वो थिएटर में, हमारे थिएटर का एक मूवमेंट होता है कि एक्टर आता है, उसका एक पॉस्चर होता है, वो खड़ा होता है, वो प्रॉपरली लोग देखता है, वो डायलॉग बोलता है, उसकी आवाज़ में पिच होता है, हम वो ट्रेन करते हैं। लेकिन इनके एक्टर्स तो हर चीज से अलग है। जब वो परफॉर्म करते तो आपको लगता है यार ये क्या है, अद्भुत लगता है आपको। वो स्टेज के तमाम बैरियर्स को क्रॉस करता है, और जब एक्टर परफॉर्म करता है तो आपको लगता है कि यार ये परफॉर्म वो करता रहे, हम उसको देखते हैं। हबीब साहब के सारे ड्रामे इसी किस्म के। हबीब साहब के बारे में बहुत अहम बात कि उन्होंने जब शुरुआत की थी तो शेर व शायरी से, वो हबीब मोहम्मद खान हुआ करते थे, फिर हबीब तनवीर हुए, कि उनके एक मशहूर गज़ल है कि बेमहल है गुफ्तगू, बेमहल है गुफ्तगू, हैं बेअसर अशार भी, हैं बेअसर अशार भी, जिंदगी बेलुत्फ है, ना पुख्ता है अफकार। पूछते रहते हैं गैरों से अभी तक मेरा हाल, पूछते रहते हैं गैरों से अभी तक मेरा हाल, आप तक पहुंचे नहीं शायद मेरे अशार में। हबीब तनवीर के साथ जिन लोगों ने नाटक किए हैं
उन्होंने थिएटर का तरीका नहीं सीखा, जिंदगी जीने का तरीका सीखा। हबीब साहब ने थिएटर भी सिखाया, जिंदगी जीने का तरीका सिखाया। हबीब साहब के साथ काम करने की पहली शर्त ये थी अनुशासन। उनका कहना था कि जिसके अंदर अनुशासन नहीं है वो एक बेहतर इंसान नहीं है, और अगर वो बेहतर इंसान नहीं है वो बेहतर कलाकार नहीं। हबीब जी स्क्रिप्ट हाथ में लेकर काम नहीं करते थे। दरअसल पूरा नाटक उनके अंदर पहले से ही तैयार हो चुका था, इसलिए वो अभिनेता को पूरी छूट देते कि तुमको जैसा करना है वैसा करो, उनको टोकते नहीं। क्योंकि इनको अगर मुझे स्क्रिप्ट याद है तो मैं अपने कलाकार के साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ। अगर मुझे स्क्रिप्ट याद नहीं है तो मेरा कलाकार जो भी करेगा मेरी बड़ी दिक्कत होगी, बहुत परेशान। तो अक्सर जितने हम प्ले करते हैं प्रेमचंद की मैक्सिमम, अगर मैं 315 में 313 कहानियाँ की हैं तो 300 कहानियाँ मुझे याद है। एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है कि कहीं मैं प्रोग्राम में था तो किसी ने कहा कि इन्होंने प्रेमचंद की 313 कहानी बटवाने की, तो मुझे एक आदमी ने चेक करने के लिए, तो वाकई मैंने की है कि नहीं, तो उसने मुझसे कहा कि मैं आपको प्रेमचंद की एक कहानी की 2 लाइन सुनाऊंगा और आप बताइए कहानी का नाम क्या है। ये अजीब इम्तिहान था और वो ठीक है कोई बात नहीं। तो उसने कहा कि पुलिस को अपनी पगड़ी पर और किसान को अपनी फसल पे, तो मैंने कहा मुक्ति मार्ग, उसको आगे बोल रही है, पुलिस को अपनी पगड़ी पर, पगड़ी के ऊपर बोले और मुक्ति मार्ग। तो एकदम खामोश रहा। मैंने प्रेमचंद की हर कहानी को कम से कम 50 बार किया है और 50 बार मैं इन लफ्जों से आशना रहा हूं, तो आप मेरा इम्तिहान कैसे ले रहे हैं? आप कहीं से कुछ भी पूछिए, प्रेमचंद की किसी भी कहानी को कहीं से पूछिए, आप मैं बता दूं कहानी कौन सी है। तो ये एक डायरेक्टर को अपनी स्क्रिप्ट याद होनी चाहिए। उसकी स्क्रिप्ट याद है, इसका मतलब ये कि उसने आधी जंग जीती। तो हबीब साहब का एक कमाल था कि हबीब साहब को अपनी पूरी स्क्रिप्ट याद रहा करती थी। एक साहब थे, वो हबीब साहब बहुत धीमे बोलते थे, और वो जब ड्रामा डायरेक्ट करते तो बड़े धीमे सुनते रहते, अपनी बातों को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा वक्त देते। लेकिन जब वो ड्रामा मंच पर होती, स्टेज पर, तो उनकी आवाज जबरदस्त, जो आखिरी कोने तक आवाज जाती, तो वो एक एक्टर को एक्सप्लेन करेगा। एक्टर थोड़ा सा उतावला था, नहीं सर ऐसा, सर आप ये कहना चाहते हैं, सर आप ये इस तरह करना चाहते हैं, सर आप ये बोलना चाहते हैं। हबीब साहब ने कहा चलिए हम फैसला करें कि आप में और मुझ पे डायरेक्टर कौन। चुप हो गए। मैंने कहा कि मैंने आपको आपके जिस्म के साथ यहाँ बुलाया है, जिस्म आपका है, बोली मेरी होगी, कॉन्सेप्ट मेरा होगा, आप अपने शरीर के साथ खेलो और मैं जो बोल रहा हूँ उसको इत्मीनान से सुनिए, जल्दी मत पहुंचाइए। हबीब जी ने कभी भी स्क्रिप्ट पर सिलसिलावार काम नहीं किया कि फर्स्ट सीन करें, सेकंड करें, थर्ड करें, लास्ट सीन करें। नो, उन्होंने कभी लास्ट सीन पहले किया, कभी मिड सीन पहले बाद में किया, फर्स्ट सीन कभी आखिर में किया, ऐसे वो काम करते थे। संगीत उनके नाटकों को मजबूत किया करता था और वो क्या करते थे कि अपना म्यूजिशियन को बुलाते और उससे कहते कि पुराने गीत गाओ, और वो पुराने गीत गाते, पुराने गीत गा रहे और उसी गीत को गाते गाते वो अपना गीत शुरू करते जो नाटक है। तो वो बड़े जोश में होते थे जो म्यूजिशियन थे, और हबीब साहब भी शुरू करते थे, तो वो जोश जो उस गीत का था वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस गीत को भी इनहेंस करता। ये वो
टेक्निक है जो ये लोग करके चले गए, हमें तो मतलब समझ में नहीं आता कि कितना काम हबीब साहब ने किया और किस हद तक किया कि कुछ चीजें हम तक पहुंची और कुछ चीजें हम तक नहीं पहुंची। आखिर में दुष्यंत कुमार की कविता जो बहुत मशहूर है कि हो गई है पीर पर्वत से निकलना चाहिए, इस हिमालय से कोई बंदा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि बुनियादें हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में हो कहीं भी आग, लेकिन आग चलनी चाहिए।